तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मुद्रा की पूर्ति या मुद्रा स्टॉक की माप, यानी भारत में किस तरीके से चेक किया जाता है कि देश में कितनी मुद्रा प्रचलन में है, यानी मुद्रा की कितनी पूर्ति देश में है इस समय। और उसको चेक करने के लिए रिजर्व बैंक ने 4 ऑप्शन निकाले थे, M1, M2, M3 और M4। और चारों ऑप्शन में कौन कौन सी मुद्राएं कवर होती है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब हमारी जो इकाई चल रही है मुद्रा एवं बैंकिंग, जिसमें हमारा ये चैप्टर चल रहा है मुद्रा की पूर्ति या आपूर्ति, इसकी आज लास्ट क्लास है। और इस क्लास के साथ ही हमारा ये चैप्टर और हमारी इकाई 6 मुद्रा एवं बैंकिंग ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मुद्रा की आपूर्ति में, उसका नाम क्या है? मुद्रा की पूर्ति या आपूर्ति, कुछ भी कह लो, के निर्धारक तत्व, घटक या कारक। कारण नहीं है बेटा, ये कारक है ना? मतलब कुल मिला के होता है फैक्टर। तो हम ये देखने वाले हैं कि मुद्रा की आपूर्ति को कौन कौन से तत्व, घटक या कारक निर्धारित करते हैं। निर्धारित करते हैं मतलब ये वो तत्व होंगे जो या तो मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाएंगे या मुद्रा की पूर्ति को अर्थव्यवस्था में कम करेंगे। क्योंकि निर्धारक है यानी निर्धारण ये करेंगे, या तो बढ़ाना या घटाना। क्या होगा वो ये निर्धारक तत्व डिसाइड करेंगे। तो इसमें हमको मेनली 3 निर्धारक तत्व पढ़ना है। सबसे पहला हमारा निर्धारक तत्व है नकद कोष अनुपात, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो। दूसरा है हमारा वैधानिक तरलता अनुपात, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। और तीसरा है बचत एवं बैंक में जमा के प्रति जनता की मनोवृत्ति। ये 3 पॉइंट हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? नगद कोष अनुपात, जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, CRR। इसका मतलब क्या होता है? और उसके बाद दूसरा वैधानिक तरलता अनुपात, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसका मतलब क्या होता है? ये दोनों ही चीज हम जब RBI वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हमने CRR और SLR पढ़ा था। कि वहां उसका एक हमारा क्वेश्चन था, मौद्रिक या साख नियंत्रण के लिए RBI द्वारा अपनाए जाने वाले उपाय। उन उपायों में हमारा नगद कोष और तरल कोष अनुपात ये दोनों ही आए थे, है ना? नगद कोष और तरल कोष, वैधानिक तरलता अनुपात या तरल कोष अनुपात भी इसको बोलते हैं। ये दोनों ही आए थे। वो दोनों के मतलब मैं आपको एक बार यहाँ फिर से समझा देता हूँ, है ना? देखो, एक तरफ हम रखते हैं क्या? RBI। और दूसरी तरफ हमने रखा है हमारी व्यापारिक बैंक। ये लास्ट टाइम है जब आपको ये पॉइंट समझाने को मिल रहे हैं, उसके बाद पूरे आपका समष्टि अर्थशास्त्र में ये टॉपिक नहीं मिलेंगे। समष्टि क्या, पूरे अर्थशास्त्र में नहीं मिल रहे। तो हमने देखा था कि सबसे पहले तो क्या होता है, जो जनता है वो जमा करती है अपनी धनराशि क्या करती है? जमा करती है। किसको? RBI को। ये सबसे पहला काम होता है। उसके बाद फिर क्या? RBI निर्देश देती है। दूसरे नंबर पे RBI ने क्या करा? निर्देश दिया। किसको निर्देश दिया? व्यापारिक बैंकों को। क्या निर्देश दिया? कि तुम्हारे पास जितना भी पैसा आया जनता से जमा, उसका कुछ हिस्सा आप हमको दे दो। ऐसा निर्देश दिया। व्यापारिक ये नहीं बोल सकती बैंक कि क्यों दे दो साहब,
आपने बैंक खोली है, आरबीआई के लाइसेंस लिए हैं, आरबीआई का आप पर नियंत्रण है, जो आरबीआई बोलेगी वो आपको करना पड़ेगा। तो आरबीआई सिक्योरिटी के लिए व्यापारिक बैंक से कुछ पैसा क्या करवा लेती है, आरबीआई के पास मतलब खुद के पास रखवा लेती है। तो आरबीआई ने क्या निर्देश दिया व्यापारिक बैंक को कि तुम्हारे पास जितना पैसा आया उसका कुछ हिस्सा आप क्या करो, मुझे दे दो। तो व्यापारिक बैंक ने कहा ठीक है साहब, ले लो। तो व्यापारिक बैंक ने कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज किसके पास जमा कर दिया आरबीआई के पास। अब आरबीआई ने फिर से निर्देश दिया, आरबीआई ने चौथे नंबर पे फिर से निर्देश दिया। ये निर्देश फर्स्ट था, ये निर्देश सेकंड। निर्देश नंबर 2, क्या निर्देश दिया कि अब कुछ हिस्सा तो तुमने हमारे पास जमा कर दिया, अब तुम बचे हिस्से का क्या करोगे। तो व्यापारिक बैंक कहती है लोन बांटेंगे, हमारे पास जितना भी हिस्सा है उसका, जो आपने कुछ हिस्सा तो हमारे पास जमा कर दिया, मान लो धनराशि कितनी आई, 100% किसके पास आ गई, व्यापारिक बैंक के पास आ गई जनता की, उसका 5% तो व्यापारिक बैंक ने किसके पास जमा कर दिया, आरबीआई के पास। अब व्यापारिक बैंक के पास बचा कितना, 95%। तो आरबीआई व्यापारिक बैंक से बोलती है कि भाई ये 95% का तुम क्या करोगे। तो व्यापारिक बैंक बोलती है साहब हम तो लोन बांटेंगे। तो आरबीआई निर्देश देती है नहीं, रुको, ठहरो। वो शक्तिमान में बोलते हैं ना, ठहरो, शक्तिमान आके बोलता है ठहरो, फिर वो बातें बताता, गलती बताता, फिर बच्चे बोलते हैं सॉरी शक्तिमान। तो ऐसे ही आरबीआई निर्देश में क्या बोलती है, ठहरो। वो ठहरो करके कि आपके पास अब जितना भी बचा है पूरा आप लोन नहीं बांटोगे, इसमें से कुछ हिस्सा, मान लो 10% आप क्या करो, अपने पास मतलब स्वयं के पास, ऐसा लिखेंगे, स्वयं के पास क्या करो, रोक लो, रोक लो या स्वयं के पास रख लो। और फिर जो 85% बचेगा उसको आप क्या कर देना, लोन के रूप में बांट देना। यानी कि ये जो 10% है इसको आप अपने पास रखो, जरूरत पे कभी काम आएगा, कोई पैसा निकालने आया बैंक से तो आप उसको दे सकोगे, बाकी का आप लोन बांट दो। तो ये जो 5% व्यापारिक बैंकों ने आरबीआई के पास जमा किया, इसको बोला जाता है सीआरआर। और ये जो 10% बैंकों ने स्वयं के पास रखा, इसको बोला जाता है एसएलआर। मतलब कि जनता की जमा का वो हिस्सा जो व्यापारिक बैंक आरबीआई के पास जमा कर देती है, उसे सीआरआर बोलते हैं। और जो जनता से प्राप्त जमा धनराशि का वो हिस्सा जो व्यापारिक बैंक स्वयं के पास रखती हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात बोल देते हैं। तो ये दो अनुपात की बात यहाँ पर की है। और हमने जब पढ़ा था तब हमने और भी बैंक रेट और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट दर, वो सब वहां पर हमने ऑलरेडी पढ़ लिए है ना, तो उसको हमें डिस्कस अभी करना नहीं है। चलो भाई, तो ये तो हमने क्या देख लिया, इसका मीनिंग, ये काय का मीनिंग है, सीआरआर और एसएलआर का। ये मीनिंग तो हमको लिखना नहीं है क्योंकि मीनिंग तो हम जानते हैं। हमको तो ये बताना है कि ये जो तत्व हैं तीन, ये किस तरह से निर्धारित करते हैं मुद्रा की पूर्ति या आपूर्ति को। यानी ऐसा क्या होगा जिनसे ये मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो वैसे तो मैंने ये आपको वहां पर भी समझाया था, पर यहाँ पर हम एक बार और बता देते हैं कि ये जो रेट है इस पर कंट्रोल रहता है आरबीआई का। तो जब आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नगद कोष अनुपात, नगद कोष अनुपात, और ये काय में होता है, परसेंटेज में होता है, मतलब इसका परसेंटेज क्या करती है, बढ़ाती है, बढ़ाती है। तो अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एवं जब आरबीआई इस अनुपात को कम करती है,
तो अर्थव्यवस्था में मतलब देश में, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि एक तरफ अगर हम रखें सीआरआर और एक तरफ हम रखें मुद्रा पूर्ति, तो हम बोल सकते हैं कि अगर सीआरआर बढ़ गया, यहाँ पर सीआरआर बढ़ा, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति क्या होगी? कम हो जाएगी। और अगर सीआरआर आरबीआई ने कम किया, सीआरआर यानी अनुपात को कम करा, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसी तरह वैधानिक तरलता अनुपात, सेम टू सेम यही, मतलब जो आपने ये लिखा है वही का वही आप यहाँ पर लिख दो। फर्क बस इतना है कि यहाँ पर आप नगद कोष अनुपात बोल रहे थे, यहाँ पर आप तरल कोष अनुपात बोल दो, वैधानिक तरलता अनुपात, या एक और नाम क्या है? तरल कोष अनुपात। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा? वही का वही, कि जब आरबीआई वैधानिक तरलता अनुपात, जो कि क्या है? प्रतिशत में है, बढ़ाती है, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है, एवं जब आरबीआई इस अनुपात को क्या करती है? इस अनुपात को कम करती है, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति क्या होती है साहब? बढ़ जाती है। मतलब जो आप मैंने ऊपर लिखा वही मैंने नीचे भी रिपीट कर दिया। फर्क इतना है कि वहां पर मैंने नगद कोष अनुपात लिखा, यहाँ पर मैंने वैधानिक तरलता अनुपात लिखा, बाकी नियम पूरा वही का वही। मतलब ये कि यहाँ पर एक तरफ अगर मैं रखूं एसएलआर और दूसरी तरफ रखूं मैं मुद्रा की पूर्ति, तो मैं यहाँ पर भी यही बोलूंगा कि अगर एसएलआर बढ़ गया तो मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी, और अगर एसएलआर कम हो गया तो मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जो वहां बोला सेम टू सेम यहाँ। तीसरा है बचत एवं बैंक में जमाओं के प्रति जनता की मनोवृत्ति। अब यहाँ मनोवृत्ति का मतलब क्या होता है? उनकी विचारधारा। विचारधारा मतलब सोच, कि जनता की सोच क्या है। तो ये वाला पॉइंट भी हम समझते हैं। तो देखो भाई, बचत और बैंक में जमा दो अलग अलग चीजें हैं। हम मैंने पैसा कमाया, खर्च किया, मेरे पास पैसा बचा। अब ये बचा पैसा मैं अपने पास रखूंगा या मैं इसको बैंक में जमा करूं। अब डिसाइड इस बात से होगा कि मेरी सोच क्या है। क्या मेरी सोच ये है कि पैसा मैं अपने पास रखूं, या मेरी सोच ये है कि मैं पैसा जब जमा है, बचा है मेरे पास, कुछ काम का नहीं है, तो इसको बैंक में जमा कर दूं, जरूरत होगी तब निकाल लूंगा। पर तब तक तो बैंक में पड़ा रहे, कम से कम ब्याज तो मिलेगा और सेफ भी रहेगा। तो मेरी सोच क्या है, उसे कहा जाता है मेरी मनोवृत्ति, मेरी विचारधारा। क्या मेरी सोच अपने पास पैसा रखने की है, या मेरी सोच बैंक में पैसा जमा करने की है? ये दोनों सोच डिसाइड करेगी मुद्रा की आपूर्ति को। अगर मेरी सोच ऐसी है कि मैं तो साहब बैंक में पैसा नहीं रखूंगा, मैं तो पैसा मेरे पास तिजोरी में भर के रखूंगा, तो मेरी इस सोच से कभी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति नहीं बढ़ेगी और उल्टा कम होगी।
क्यों कम होगी? क्योंकि मेरी गोदरेज में तिजोरी में रखा पैसा कोई काम थोड़ी आ रहा अर्थव्यवस्था में, कोई उत्पादन का काम नहीं कर रहा, वो तो बस एज इट इज रखा है। लेकिन अगर वही पैसा मैं बैंक में जमा कर देता तो उससे क्या होता? जब पैसा बैंक में जमा हुआ तो हमने पढ़ा होगा कि बैंक क्या करती है, उस पैसे से लोगों को उधार देती है, फिर लोग उत्पादन का काम करते हैं, और मुद्रा का अगर उत्पादन में काम होगा तभी तो हम बोलेंगे कि मुद्रा की आपूर्ति बढ़ी। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमने एक टॉपिक पढ़ा है जिसका नाम क्या था, कि व्यापारिक बैंकों द्वारा साख मुद्रा का निर्माण, कि जनता जो पैसा जमा करती है उसको कई गुना बढ़ा देती है व्यापारिक बैंक। तो व्यापारिक बैंक तो कई गुना पैसे को तब बढ़ाएगी ना, जब लोग अपना पैसा बैंक में जमा करेंगे, और जब बैंक में अगर पैसा जमा हुआ तो फिर बैंक जो है, व्यापारिक बैंक जो है, वो साख मुद्रा को बढ़ाएंगी, और साख मुद्रा को बढ़ाएंगी यानी मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी। और अगर मैंने पैसा बैंक में जमा नहीं करके केवल घर पे रखा तो वो घर पे पड़ा रहेगा, उससे किसी तरह की व्यापारिक बैंक साख मुद्रा का निर्माण कर नहीं पाएगी, क्योंकि व्यापारिक बैंक साख मुद्रा का निर्माण तब कर पाएंगी जब व्यापारिक बैंकों के पास वो पैसा आए। तो इसमें हम क्या बता सकते हैं? इसमें हम बताएंगे, यदि जनता की मनोवृत्ति मतलब सोच बचत को स्वयं के पास रखने की होती है, ना कि बैंक में जमा करने की, तो इससे अर्थव्यवस्था में तो इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति या मुद्रा की पूर्ति क्या होती है? कम होती है। क्यों कम हुई? क्योंकि लोगों ने पैसा जेब में रख लिया, तिजोरी में रख लिया, गोदरेज में रख दिया, बैंक में जमा ही नहीं किया, तो बैंक साख मुद्रा का निर्माण ही नहीं कर पा रही। और बैंक साख मुद्रा का निर्माण ही नहीं कर रही है तो फिर अर्थव्यवस्था में मुद्रा बढ़ेगी कैसे? वो तो और उल्टा कम हो जाएगी, क्योंकि जो भी पैसा अर्थव्यवस्था में चल रहा था वो भी तुमने तिजोरी में छुपा के रख लिया, तो अर्थव्यवस्था में जितना पैसा था और बल्कि कम हो गया। और इसी का उल्टा हम क्या बोलेंगे, एवं यदि जनता की मनोवृत्ति बचत को स्वयं के पास न रखकर अधिक से अधिक अधिक से अधिक बैंक में जमा करने की होती है, बैंक में जमा करने की होती है, तो इससे अर्थव्यवस्था में तो इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति क्या होती है? बढ़ जाती है। लोगों, तो इसका मतलब ये है कि जितना लोग पैसा अपने पास रखेंगे, ना कि बैंक में जमा करेंगे, तो मुद्रा की पूर्ति कम होगी, और जितना कम अपने पास रखकर ज्यादा से ज्यादा बैंक में जमा करेंगे, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कुल मिला के कहानी हमको ये समझ आती है कि अगर बचत का पैसा जितना ज्यादा हमारे पास रहेगा, अर्थव्यवस्था में उतनी कम पूर्ति रहेगी मुद्रा की। जितना ज्यादा पैसा बैंकों के पास आएगा, अर्थव्यवस्था में उतनी ज्यादा पूर्ति होगी मुद्रा की। तो इस तरीके से मुद्रा की आपूर्ति के तीन निर्धारक तत्व हुए। एक सीआरआर, बढ़ा तो पूर्ति कम, घटा तो पूर्ति ज्यादा। दूसरा एसएलआर,
बढ़ा तो पूर्ति ज्यादा, सॉरी, बढ़ा तो पूर्ति कम, घटा तो पूर्ति ज्यादा। इसी तरह अगर हम बचत की बात करें तो यहाँ पर भी हम एक शॉर्ट बना लेते हैं। एक तो बैंक में जमा, तो दूसरा हमारा क्या, मुद्रा पूर्ति। तो यहाँ सीधा सीधा रिलेशन है, बैंक में जितना ज्यादा जमा उत, उतनी ज्यादा मुद्रा की पूर्ति, बैंक में जितना कम जमा उतनी कम मुद्रा की पूर्ति। तो इस तरीके से हमने डिटेल भी लिख ली, हमने समरी भी जान ली, और नगद कोष और तरल कोष दोनों अनुपातों का हमने रिवीजन भी कर लिया। और इसी के साथ आपका मुद्रा की पूर्ति या आपूर्ति चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। और आपकी ये जो इकाई 6 चल रही है, जिसका नाम है क्या, मुद्रा एवं बैंकिंग, वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।